संबंध एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से, है ना बच्चा। और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का संबंध किससे है बच्चा? इसका संबंध किससे था बोलो? मेटल से, है ना। कौन सा मेटल इस्तेमाल किए, है ना बेटा। चलो आगे बढ़े। अब आया जाए बच्चा मोसलेस लॉ पे, ठीक है। लिखो बच्चा मोसलेस लॉ। तो देखो बेटा, मोसले ने एक्सरे के एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया, है ना, ठीक है। क्या कहेंगे? मोसले repeated the experiment, repeated the experiment many times, many times, है ना बेटा, with different metals, है ना बेटा। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, है ना बेटा। और क्या? अलग अलग मेटल यूज करके, है ना बेटा। इसका मतलब बताओ, मोस्ले किसको एनालाइज करना चाहता था? कंटिन्यूअस को या कैरेक्टरिस्टिक्स को? बोलो बच्चा, मोस्ले किसको करना चाह रहा है बेटा एनालाइज? कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही बात बेटा, है ना। तो क्या कहोगे इसमें? एंड कंक्लूडेड दैट, और उसने कंक्लूड किया, ठीक है। क्या कंक्लूड किया? दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझा बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स, है ना बच्चा, एक्सरे फोटॉन्स, है ना, इन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, है ना, वेरीज, ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? तो वेरीज लीनियरली, ठीक है बेटा, विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है बेटा। उसने कहा कि जो मेटल का एटॉमिक नंबर है बेटा, मेटल का जो एटॉमिक नंबर है Z, है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ F, है ना बेटा, इसका इक्वेशन एटॉमिक नंबर के साथ बना लीनियर। कैसा? इज इक्वल टू AZ-B। ये इसका लॉ है बेटा, ये हमारा है मोसलेस लॉ, है ना। मतलब ये कहना चाहता है बेटा, ये मान ले, ये हमारा है बेटा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है बच्चा? Z। ये हमारा हो गया Z। तो देखो, Z इक्वल टू B कर दिया जाए तो रूट F 0 हो जाएगा बेटा, है ना। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? इसका स्लोप हो जाएगा A। मतलब अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं बच्चा, तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू A। यही कहा मोसले ने, बोलो, ठीक है। तो देख बेटा, रूट F इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B में मोसले ने कहा बच्चा A एक कांस्टेंट है और B एक कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा। A को नाम क्या दिया गया? A को नाम दिया गया बेटा ट्रांजिशन कांस्टेंट, है ना बेटा। A का नाम क्या है? ट्रांजिशन कांस्टेंट। ये किसके बारे में डिपेंड करेगा? तो क्या कहोगे बेटा, मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बेटा इसके एटम में इंटर कर गया, इलेक्ट्रॉन आकर के इसके मेटल में इंटर कर गया और एटम के अंदर के किसी ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट कर दिया, है ना बच्चा। उस वैकेंसी के क्रिएट होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा बेटा, है ना। तो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप किया है उस पर डिपेंड करता है बेटा, है ना। नाम ट्रांजिशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। और जो बी हमारा है बेटा, है ना, इसको बोलते हैं क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी का नाम है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और ए का नाम है क्या? ट्रांजिशन कांस्टेंट।
ठीक है बेटा, ए का नाम ट्रांजिशन कांस्टेंट और बी का नाम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, है ना बच्चा। अब देख ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में बात करें, है ना बेटा। तो बताओ तुम जिसकी बात करना चाहते हो बेटा, जिसकी बात करना चाहते हो, जिन एटम्स की तुम बात करना चाहते हो, वो एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोलो क्या है वो, सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है बेटा या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बोलो। है ना बच्चा, मल्टी इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मेटल की बात कर रहे हो ना, ठीक है। तो देख बच्चा, अगर कोई ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो उसको रोकेगा ना, बोलो। तो न्यूक्लियस जो होगा वो खींचेगा, है ना, न्यूक्लियस जो है बेटा वो उसको खींचेगा, लेकिन ऊपर के सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, वो उसको आने से रोकेगा, है ना बेटा। और जब वो उसको आने से रोकेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कुछ कमजोर कर देगा, है ना बेटा। मतलब कहो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को स्क्रीन कर लेगा, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बात समझ गया बेटा, ठीक है, लिख लो इसको, बिल्कुल सही बात, वो जेड इफेक्टिव है। बात करते हैं इसके बारे में अभी, लिख लो। नोट कर ले बच्चा इसको। लिख ले बच्चा। समझाता हूं, इंतजार करो। समझाता हूं बेटा, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। नहीं बच्चा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है बेटा। लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज क्या लिखा है कि हम फ्रीक्वेंसी फोटोन की निकाल रहे हैं बच्चा, है ना। एक ही फोटोन नहीं है बच्चा, फोटोन तो बहुत सारे आएंगे ना, देखो अगर ए की वैल्यू बदलोगे, बी की वैल्यू बदलोगे, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा ना बेटा। चल देख, इरेज कर रहा हूं बेटा इसको, देखो देख बेटा, मोसले के लॉ को, मोसले के लॉ को, है ना बेटा, अगर हम लोग बोर मॉडल से रियलाइज करने की कोशिश करें, है ना बेटा, मोसले के लॉ को बोर मॉडल से रियलाइज करने की कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है, देखते बच्चा। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ मोसलेस लॉ, है ना बेटा, विथ द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है बेटा, बोर्स मॉडल की मदद से मोसले के लॉ को थोड़ा महसूस किया जाए, ठीक है बच्चा। तो देख दो, अगर हम बोर्स मॉडल की बात करें, है ना बेटा, तो जो बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा था बेटा
ठीक है, वो किसके लिए पढ़ा था बताओ? वो था हमारा बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोल बच्चा, वो क्या था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ना बेटा, है ना? तो मान लो अगर हम कहते थे बेटा कि ये सेंटर में न्यूक्लियस चार्ज है, कितना है बच्चा? Ze, है ना? और कहते थे बेटा हम लोग कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया, है ना बेटा? हालांकि देखो यहाँ और भी ऑर्बिट हैं, और भी ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं बेटा कि nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में जंप करता है बेटा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो क्या लिखते थे इसके लिए हम लोग बेटा? 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? जब n से m जंप करता था बेटा तो ऐसा हम लोग लिखते थे ना, तो बोलते बच्चा ऐसे बोल सकता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। तो ये हो जाएगा बच्चा rc इंटू जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n², है ना बेटा? फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगा ना, रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना बच्चा? अब चलो, अब मैं इसको, है ना बेटा, कंपैरिजन करूं किससे? कंपेयरिंग टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना बेटा? अगर हम कहें इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना? तो देख बच्चा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या अंतर है? तो क्या कहोगे? अगर बच्चा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो कुछ भी फोर्स लग रहा है बेटा, जो कुछ भी फोर्स लग रहा है ना बेटा, ठीक है, ये न्यूक्लियस का फोर्स है बेटा। बोलो, न्यूक्लियस का फोर्स है ना? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? तो कहोगे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। बोलो बेटा, ये हमारा फोर्स है ना? बोलो, ठीक है ना? ठीक है, अब सोचो, अब मैं कहता हूं बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो देख बच्चा, अगर मैं कहूं बेटा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है Ze का, ठीक है बच्चा? और अब देखो बेटा, ये कोई इनर ऑर्बिट है, अगर ये कोई इनर ऑर्बिट है बेटा, तो इसमें यहां भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो बेटा, इसमें यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, ठीक है? और देख बच्चा, अगर और भी कोई ऑर्बिट है मान ले, है ना, तो इस ऑर्बिट में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। बोलो, है ना? अब कितने होने चाहिए वो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा बेटा इलेक्ट्रॉन। तो अब सोचो, अब तुम कहते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट से अगर mth ऑर्बिट में जंप करेगा, है ना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा, है ना बेटा, तो अब क्या कहोगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ तो फोर्स लगेगा ही ना बेटा। बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो, अभी भी लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का बेटा अब थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा बेटा, Fe। बोलो, है ना? स्मॉल f मैंने कह दिया, रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा बेटा, है कि नहीं? इसलिए अब हम क्या बोलेंगे बेटा इसको मैंने कह दिया Fe माइनस Fe क्या है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, और Fe क्या है? अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, है ना बेटा? तो इसको मैंने कह दिया ये Fe मान लिया मैंने इसको बेटा, है ना? बोलो, ठीक है, Fe है ना बेटा? क्या कहोगे? इसका संबंध जो है बेटा वो एटॉमिक नंबर Z से है ना बेटा? लेकिन ये रिपेल करेगा, है ना? तो इसके लिए हमने क्या मान लिया? Z इफेक्टिव, है ना बेटा? ठीक है, और क्या कहोगे कि Z इफेक्टिव जो है बेटा वो Z से कम है, Z इफेक्टिव Z से कम है। क्यों कम है बेटा? क्यों कम है? तो क्या बोलोगे? ड्यू टू Fe, इसके वजह से। ये क्या है बेटा? Fe क्या है? रिपल्सन। ये क्या है बच्चा? रिपल्सन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से, है ना बेटा? तो अब सोचो, अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन है बेटा,
है ना। तो फिर हमारा क्या होना चाहिए ये, तो फिर यही फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग अब लिखेंगे बेटा एफ इज इक्वल टू ये बेटा आर सी इंटू जेड की जगह पे कर देंगे बच्चा जेड स्टार, है ना। जेड की जगह पे चलो यहां लिख दिया मैंने जेड स्टार, जेड इफेक्टिव की जगह पे क्या है बच्चा जेड स्टार, है ना। आर जेड स्टार का स्क्वायर इंटू 1/m² माइनस 1/n²। बोल बेटा, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर सी इंटू 1/m² माइनस 1/n², है ना, इंटू जेड स्टार, है ना बच्चा, है ना। अब इसको कंपेयर करो, अब इसको बच्चा कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विथ मोसलेस लॉ, है ना बेटा, मोसलेस लॉ से कंपेयर करो। स्क्वायर रूट एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी, है ना बेटा। तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, बोलो। तो कहेंगे बेटा ए जो हमारा था इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आर सी ऑफ 1/m² माइनस 1/n²। बोलो बेटा, ये ए की वैल्यू आ गई, बोलो बेटा, ये हमारे ए की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चा। और देखो z माइनस बी की जगह पे क्या हो गया बच्चा जेड स्टार, है ना बेटा, z माइनस बी इज जेड स्टार, है ना बेटा। तो b इक्वल टू क्या हो गया z माइनस जेड स्टार, है ना बेटा। बोलो b इक्वल टू z माइनस जेड स्टार। और यहां तुमने क्या कहा था, इन दोनों में डिफरेंस क्यों, इन दोनों में डिफरेंस क्यों, इन दोनों में डिफरेंस क्यों, तो ड्यू टू रिपल्सन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन की वजह से, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन की वजह से, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चा, विच स्क्रीन्स, विच स्क्रीन्स, छान लिया, फिल्टर कर लिया, some effect of attraction from न्यूक्लियस, समझा बच्चा, ठीक है। नोट कर ले फटाफट इसको, नोट कर ले बच्चा। आदित्य पूछ रहा है, इज देयर एनीथिंग लाइक सॉलिड लाइट। आदित्य पूछ रहा है क्या कोई सॉलिड लाइट टाइप की कोई चीज भी होती है ना बेटा, सॉलिड लाइट की तरह भी कोई चीज होती है क्या, ये पूछ रहा है आदित्य, है ना बच्चा। सॉलिड लाइट का मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता है बेटा कि सॉलिड लाइट का मतलब होता है बहुत हाई एनर्जी वाला फोटॉन्स, है ना बेटा। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है बच्चा, लाइट मैटर थोड़ी ना है, क्यों मैटर नहीं है बच्चा, लाइट में फोटॉन्स है ना, और जब फोटोन मूव कर रहा होता है तो मास है ना बच्चा, फोटोन जब मूव कर रहा होता है तो मास होता है ना बेटा।
तो मैटर लाइट को कोई मैटर माने तो गलत थोड़ी है, गलत नहीं है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। देख बच्चा, ये तो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर है कि जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा वो मैटर है। लेकिन बच्चा ये बात को हम समझें, अब हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक अब ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है ना? क्योंकि तुम खुद जानते हो बेटा, कोई एटम जो है उस एटम का 99% पार्ट तो वैक्यूम है ना? इट मींस एटम जो कि तुम्हें दिखता है, जो मोलिक्यूल बनता है, जो एटम बनता है, जो मैटर बनता है ना बेटा, उसमें क्या कहेंगे, उसमें क्या कहोगे? 99% पार्ट अगर वैक्यूम ही है, इसका मतलब जो मैटर तुम्हें दिखता है उस मैटर का 99% पार्ट तो वैक्यूम बेटा, है ना? इस तरह का, इसलिए इस तरह का डेफिनेशन अब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं। फटाफट नोट कर बच्चा। स्मृति प्रिया, NH/2 एक इलेक्ट्रॉन के लिए है या फिर ऑर्बिट का है? ये बेटा एटम का है ना? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 फॉर द एटम। अभी समझाया ही नहीं मैंने स्केलिंग कांस्टेंट, बताना बाकी है बेटा मुझे अभी ये। चल बच्चा इरेज कर रहा हूं। तो देख बेटा, मोसले के लॉ में ए और बी क्या है ना? ठीक है, उसकी बात करें तो देख बेटा, ए की तो बात क्या है समझ में आ गई, ए की बात समझ में आ गई ना बच्चा हम लोग को। सिंपल हमने इससे कंपेयर कर लिया तो क्या दिखा, ए की जगह पे ये वैल्यू है ना? तो ए की जगह पे ये वाली वैल्यू है तो ये पुट कर दिया है ना बेटा। लेकिन बी की वैल्यू कितनी देखते हैं। तो देख बेटा, हालांकि तुम लोग केमिस्ट्री में निकालना सीखते हो बी की वैल्यू, है ना बेटा, अलग अलग केसेस के लिए, लेकिन हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके लिए, ओनली फॉर के सीरीज, है ना बेटा। चल देखो, मान लो मैंने कहा, सुनना बच्चा, अगर मैं कहूं फॉर के सीरीज ट्रांजिशन, है ना बेटा, फॉर के सीरीज ट्रांजिशन, तो देख बच्चा, के सीरीज ट्रांजिशन के लिए, है ना बेटा, अगर हम के सीरीज की बात करते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आया बेटा, है ना, वो वैकेंसी किसने बताओ क्रिएट किया, बोलो बेटा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया ये वैकेंसी किसने क्रिएट किया, फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना बेटा। तो वैकेंसी अगर हुई बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में तो के सीरीज का ट्रांजिशन होगा ना बेटा, बोल। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी हुई तो क्या होगा बोलो, या तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या तो थर्ड से फर्स्ट में आएगा, या तो फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में ही आएगा ना बच्चा, ये कंफर्म हो गया ना कि कहीं से भी आएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी आएगा लेकिन कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो सुनना ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें एक वैकेंसी बनी है बेटा, बोलो, इसमें एक वैकेंसी बनी है। लेकिन बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, एक, एक बचाना है बताओ, टोटल होते कितने हैं, दो, टोटल दो, एक निकल चुका, अब कितना बचा, अब तो एक बचा ना, बोलो, अब तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो अब सोचो बेटा, अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है, अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, अगर हम उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, है ना बेटा, तो सोचो बेटा, एटम में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, अगर हम बोर मॉडल लेके चले, है ना, तो क्या कहा था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बोल बेटा, याद है ना, 2.16 10 to the power 6 इंटू Z/n प्रोपोर्शनल टू Z, है ना बेटा। और याद करो, हाइड्रोजन एटम में स्पीड कितनी आई थी, हाइड्रोजन एटम में आई थी बेटा 2.16 10 का पावर 6, बोलो, है ना बेटा। तो अब सोचो, अगर मैं बोल दूं बेटा इसको एटॉमिक नंबर 50,
अगर बोल दूं एटॉमिक नंबर 50 है ना बेटा, तो क्या पहुंच जाएगा बताओ? लगभग 100 के आसपास, है ना बेटा, लगभग 100 के आसपास। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा फिर? 10 टू द पावर 8, है ना। अब सोच बच्चा, जब 10 टू द पावर 8 हो जाएगा बाबू, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बहुत पास चला जाएगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट के बहुत पास चला जाएगा। ठीक है बच्चा, बात समझे ना। अब जब बहुत पास चला जाएगा, है ना बेटा, बहुत जब पास चला जाएगा स्पीड के, तो अब क्या कहोगे? अब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है बेटा, है ना, कि एक क्वांटम मैकेनिक्स में बात करनी पड़ेगी बेटा हमको, क्लासिकल से काम नहीं चलेगा, है ना। अब बात करनी पड़ेगी हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, है ना बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करनी पड़ेगी बेटा, है ना। इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करोगे तो क्या कहोगे कि अब इसकी स्पीड बेटा इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, कि अब इसके लिए जो हम बोलते हैं बेसिकली कि हर किसी के लिए टाइम होता है कांस्टेंट, अब वो इसके लिए कांस्टेंट नहीं है ना। अब वो टाइम ट्रेवलिंग करेगा, है ना बेटा, टाइम ट्रेवलिंग करेगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा? टाइम ट्रेवलिंग करने का मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो। चलो मान लेते हैं बेटा, है ना, कि मैं वो इलेक्ट्रॉन हूं, मान लिया मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन मैं हूं बेटा, ठीक है ना। अब सोच के देखो, अगर मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, इसका मतलब हम लोगों ने 8:05 पे क्लास स्टार्ट करी, है ना बेटा, 8:05 पे क्लास स्टार्ट करी, है ना बेटा, और अभी तक बज रहे हैं बेटा 8:33, मतलब 28 मिनट बीत चुके हैं। ये 28 मिनट तुम्हारे लिए और मेरे लिए कॉमन है, हम दोनों के लिए सेम, है ना। लेकिन सोचो अगर मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, है ना, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेटा ये हो गया 28 मिनट, लेकिन मैंने टाइम एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया। यही तुम्हारे लिए जो 28 मिनट है, वो मेरे लिए हो गया 1.5 घंटा, है ना। मान लिया मेरी इतनी स्पीड हो गई बेटा कि तुम्हारे लिए जो 28 मिनट थी, वो मेरे लिए कितना हो गया बच्चा? अब 1.5 घंटा हो गया, है ना। तो सोच के देखो, तुम्हारे लिए ये क्लास चल रही है, मतलब मैं इस कैमरे को फेस करता हुआ लाइव क्लास ले रहा हूं, है ना बेटा। लेकिन मेरे लिए अगर 1.5 घंटे बीत चुके हैं, इसका मतलब मैं यहां से निकल चुका हूं, राइट ना बेटा। मतलब मैं इस कमरे के बाहर भी हूं और इस कमरे के अंदर भी हूं, बात समझा। मैं इस कमरे के बाहर भी हूं और इस कमरे के अंदर भी हूं। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? एक ही समय पे अब मेरी 2 हो गई पोजीशन, एक ही समय पे मेरी कितनी हो गई पोजीशन? 2 हो गई बेटा पोजीशन, है ना। इसी इवेंट को बोलते हैं क्या बच्चा? डीलोकलाइजेशन। इसी को केमिस्ट्री में कहते हो क्या बच्चा? डीलोकलाइज। समझ में आ गया बेटा बात? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड, है ना बेटा। हम लोग क्या है, जिसकी भी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है ना बेटा, वो क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। मतलब लोकलाइज्ड मतलब किसी एक खास इंस्टेंट पे एक ही पोजीशन हो सकता है हमारी, 2 पोजीशन नहीं हो सकता। बात समझ गया? ठीक है। लेकिन अगर स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करने शुरू कर दिया, है ना बेटा, तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में टाइम का डिफरेंस अब क्या हो जाएगा? दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, है ना। जितना समय किसी एक के लिए 1 घंटा होगा, उतना ही समय दूसरे के लिए 2 घंटे हो जाएंगे बच्चा। बोलो, बात समझ में आया बेटा? ठीक है। तो अब समझो, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या कही मैंने बेटा? लाइट की स्पीड से बहुत पास हो गई। जब लाइट की स्पीड से बहुत पास हो गई, तो अब ये क्या हो गया बच्चा? ये डीलोकलाइज हो गया। डीलोकलाइज हो गया इसका मतलब जिस पाथ में वो घूम रहा था, जिस पाथ में वो घूम रहा था, अब वो किस जगह पे है, ये कहना मुश्किल है ना बेटा। ये कहना अपने आप में मुश्किल है ना बेटा। तभी ना कहते हो हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो, बात समझ में आई? अब बात किसकी होगी? प्रोबेबिलिटी की बात होगी, है ना। इसका मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन के इस पूरे सर्किल में या इस पूरे स्फीयर में कहीं भी हो सकता है। बोल बच्चा, अब ये स्फीयर में कहीं भी हो सकता है। तो अब जब ये कहीं भी हो सकता है, तो इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्या बन गया बच्चा?
इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया तो क्या हो गया, देखो अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया तो क्या हो गया, तो कहोगे न्यूक्लियस में चार्ज क्या है बच्चा, Ze। न्यूक्लियस में चार्ज क्या है बच्चा, Ze, है ना, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जिसको तुम एक पहले पॉइंट दिखा रहे थे, अब ये पॉइंट नहीं है, अब क्या है, अब ये पूरा स्फीयर है ना बेटा, अब ये क्या है, पूरा स्फीयर है ना बेटा, ठीक है। और तुम ये जानते हो बेटा कि कोई भी स्फीयर कैसे बिहेव करता है, लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, है ना बेटा, पॉइंट चार्ज सेंटर पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था बेटा -e, है ना। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो कहेंगे Ze तो है ही बेटा, है ना, और एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, इसका मतलब -e, इसका मतलब Z -1 इंटू ई, बोल बेटा। अब अगर कहें चार्ज इफेक्टिव, तो चार्ज इफेक्टिव इतना ही नहीं कहोगे बेटा, है ना। अब इसको इससे कंपेयर करो, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, हेंस B इज इक्वल टू 1, है ना बेटा, B इज इक्वल टू 1 किसके लिए, फॉर के सीरीज ट्रांजिशन, समझा बच्चा, है ना। अब तुमने देखा ना बच्चा, ये बोलने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा, है ना। स्टार्ट कहां से किया मैंने, मैंने यहां से किया कि फर्स्ट ऑर्बिट में बचे एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में जब बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड है बहुत ज्यादा, जब उसकी स्पीड है बेटा बहुत ज्यादा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी लाइट के आसपास चली गई, तब वो टाइम ट्रेवल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसका टाइम इंटरवल और एक जनरल पार्टिकल का टाइम इंटरवल में अंतर आ गया, है ना बेटा। इससे क्या हुआ, अब एक ही टाइम पे पार्टिकल के दो हो गए पोजीशन, या दो से अधिक हो गए पोजीशन, है ना बेटा। कहेंगे पार्टिकल जिस पाथ में जा रहा था, अब उस पाथ में हर जगह अवेलेबल है, तो बिहेव करना शुरू कर दिया लाइक ए हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और चार्ज यहाँ आ गया बेटा -e सेंटर पे, तो किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए अब हो गया ये Z -1 इंटू ई, B इक्वल टू 1, है ना। लेकिन बताओ, क्या किसी बाहर वाले ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे क्या कि जैसे -e कर दिया तो दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो -6e कर दे, बोलो, नहीं ना बच्चा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, इसलिए क्या होगा, उसको डीलोकलाइज का परफेक्टली हॉलो स्फीयर नहीं बना पाएंगे, है ना। तो बेटा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहां हम लोग को पढ़ना है ना बेटा, उनके लिए हम B की वैल्यू नहीं निकाल सकते हमारे सिलेबस के अंदर, है ना। तो हालांकि तुम B की वैल्यू निकालना शायद केमिस्ट्री में सीखे होगे, है ना, लेकिन मैं बस यहीं तक बोलूंगा B की वैल्यू, इसके आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है बच्चा, लिख ले फटाफट। रोशन बोलो बेटा। सर ये आपने क्या बोला कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एक पॉइंट चार्ज की तरह नहीं होके क्लाउड बन गया सर। हाँ, क्लाउड मतलब हर जगह अवेलेबल है बच्चा वो। यस सर। जैसे रजनीकांत का मूवी देखे हो, यस सर। जब रजनीकांत एक्शन सीन करता देखता है कि नहीं, टीवी पे एक साथ स्क्रीन पे 15-20 हो जाते हैं रजनीकांत लाइन से खड़े हुए। यस सर। वही है डीलोकलाइजेशन। यस सर। समझा, एक साथ बहुत सारे लोकेशन हो गए। यस सर। ओके सर। अच्छा, फुल एचडी आ रहा है आज, गुड, बढ़िया। बी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बताया तो बच्चा, बी इज स्किनिंग कांस्टेंट, बी हमारा स्किनिंग कांस्टेंट है, कहने का मतलब बी इज द कांस्टेंट असाइंड, बी इज द कांस्टेंट असाइंड फॉर द रिपल्सन caused by the inner remaining electrons after creating vacancy,
ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ये हमारा बी का डेफिनेशन हो गया बच्चा। ये टाइम ट्रेवल क्या होता है बच्चा पूछ रहा है। देखो हालांकि एचसीवी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन जितना दिया है बेटा उतना रिलेटिविटी को समझने के लिए काफी है ना। ठीक है, तो एचसीवी का चैप्टर पढ़ना एक बार। ठीक है, उसमें दिया है दो जुड़वा भाइयों की कहानी, है ना बेटा। दो जुड़वा भाइयों की कहानी दिखाया है कि दो भाई जुड़वा थे, मतलब एक साथ पैदा हुए, मतलब एक समय पे उन्हीं की उम्र एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक भाई जवान रह गया, दूसरा भाई बूढ़ा हो गया, है ना। तो कहानी पढ़ना, उसी को बोलते हैं ट्विन पैराडॉक्स। उसके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बात। स्वाति दीक्षित पूछ रही है सर, टाइम ट्रेवल इज ओनली इन इमेजिनेशन और इन रियलिटी टू। बेटा इमेजिनेशंस जो कहते हैं, है ना, वो मुंगेई लाल के सपने जैसा नहीं है ना, वो थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, लेकिन हम लोग अभी ये स्पीड चूंकि गेन नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव तो नहीं कर सकते, है ना बेटा। ठीक है, जैसे कि टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बहुत कॉमन सी बात समझो, बहुत छोटी सी बात समझो बच्चा। बताओ सनलाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, बताओ। सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है ना बेटा। चलो इसको रफली हम मान लेते हैं बच्चा 8 मिनट, इसको हम मान लेते हैं बच्चा 8 मिनट, है ना। तो समझो सन से जो फोटोन 8 मिनट पहले निकला है वो अभी पहुंचा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो सन को देख रहे हो ये अभी का सन नहीं है, वो 8 मिनट पहले का सन है। ये बात समझ में आया? वो सन जो है वो 8 मिनट पहले का सन है, राइट ना। ठीक है बेटा, जैसे मान लो अगर तुम कहते हो कि मैंने छत पे बैठ करके एक किसको देखा, मैंने स्टार को देखा। ठीक है, वो स्टार कितना दूर है? 5 लाइट ईयर दूर है। 5 लाइट ईयर दूर है स्टार। इसका मतलब लाइट को वहां से अर्थ तक पहुंचने में 5 साल लगे, है ना। तो लाइट को वहां से यहां पहुंचने में 5 साल लगे। इसका मतलब बेटा तुम जो स्टार को देख रहे हो वो अभी का स्टार नहीं है, ये 5 साल पहले का स्टार है ना। हो सकता है कि आज के सिनारियों में वो खत्म हो गया हो, किसी धूमकेतु टकरा करके खत्म हो चुका हो, लेकिन वो क्या है, तुम 5 साल पहले का स्टार देख रहे हो। तो अगर कोई 1 करोड़ साल पुराना, 1 करोड़ साल, 1 करोड़ लाइट ईयर दूर अगर कोई गैलेक्सी है ना, तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से आज देखा, इसका मतलब उसको तुम 1 करोड़ पहले साल का देख रहे हो, है ना। मतलब तुम उसको उस समय का देख रहे हो जिस समय अर्थ पे इंसान थे ही नहीं। समझा, है ना। तो सोचो ये क्या है, ये है क्या, यही तो है टाइम ट्रेवल। तरह समझो तो वो फोटोन क्या किया, टाइम ट्रेवल करके आ रहा है ना बेटा, है ना। ये क्या है, ऑब्जर्विंग इन पास्ट, ऑब्जर्विंग इन पास्ट, है ना। तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, हमारा साइंस ये कहता है कि हम ऐसा बना सकते हैं कि हम टाइम ट्रेवल कर जाएं, है ना। लेकिन हम पास्ट में जा सकते हैं, है ना, फ्यूचर में नहीं आ सकते। पास्ट में जा सकते हैं, थ्योरेटिकली प्रूव किया गया ये कि हम पास्ट में जा सकते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं आ सकते। अब यहां सोचो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी, है ना, कि आज तुमने सोचा कि मैं टाइम ट्रेवल करूं, ठीक है, और तुम सोचे कि चलो गांधी जी से मिलने की बहुत इच्छा है ना। बहुत लोग उसको तारीफ करते हैं, बहुत लोग उनको गालियां भी देते हैं, लोग उनको गलत बोलते हैं, एक बार खुद से देख के आया जाए, है ना। तुम चले गए 1940s में, है ना बेटा। तो तुम जब 1940s में चले गए तो तुम्हारे लिए अब वो 1940 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तुम्हारे लिए वो 1940 हो जाएगा प्रेजेंट। ये बात समझ में आई, है ना। और चूंकि फ्यूचर में ट्रैवल करने का हमारे पास जुगाड़ नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंचा सकता, तो क्या होगा, अब तुम 1940 से वापस आ ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये कभी साबित हो ही नहीं पाएगा कि वो आदमी वाकई में टाइम ट्रेवल किया है ना बच्चा, है ना। मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, लॉस्ट। आज के युग में क्या बोलेंगे, लॉस्ट।
और उस समय के युग में क्या बोलेंगे, अवतार। जिसको किसी ने पैदा हुआ देखा नहीं और वो अचानक आ गए उस जाति पे 1940s में, तो उस समय बन जाओगे तुम अवतार, और आज के भाई क्या हो जाओगे, गुमशुदा। अरे साइंस बड़ा मजेदार चीज है अपने आप में यार, सोचो तो। नहीं, अगर सोचो तो सोचते सोचते रात रात बीत जाएगी, लेकिन कभी कहानी खत्म नहीं होगी ये। चल लिख ले बच्चा, इरेज करूं बच्चा? चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलो बच्चा क्वेश्चन किया जाए कुछ। लिख तो बेटा क्वेश्चन। इन Cooley's tube, in Cooley's tube एक्सपेरिमेंट, Cooley's tube एक्सपेरिमेंट में, है ना बेटा, है ना, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज इज 20 किलो वोल्ट, है ना बेटा। एक्सिलरेटिंग वोल्टेज क्या है, देखो तुम लोग ब्लर कर दिया ना, तुम लोग बहुत तारीफ किया, बोला इसमें एचडी है, क्या बढ़िया कैमरा आ रहा है ना, ठीक है। अभी नेटवर्क शर्मा गया बेटा यार, इतनी तारीफ करोगे तो बेचारा शर्मा गया, और जब शर्मा गया तो वीडियो खराब हो जाएगा, तो ज्यादा तारीफ मत करो, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है उतना उसको रहने दो, बोलो हाँ ठीक ठाक चल रहे हो तुम यार, गुड कीप इट अप, है ना। लेकिन शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बोलोगे तो बेचारा शर्मा जाता है बेटा, है ना। चलो देखो, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज हमारा क्या है बच्चा, 20 किलो वोल्ट है ना। तो पहला सवाल और कहता है एंड द मेटल यूज्ड, एंड द मेटल यूज्ड, है ना बेटा। मेटल जो हमारी यूज की गई है, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लिया मैंने कि Z इक्वल टू कितना मान लिया जाए, बोलो क्या मान लिया जाए, बोलो कुछ मान लेते हैं अच्छा सा। चलो इसको मान लेते हैं 26, सॉल्व करने में शायद आसानी हो। अब ये दिमाग मत लगाना कि Z हमारा क्या है, ये दिमाग मत लगाना कि Z ये मेटल है कि नॉन मेटल है। देखो और आसान कर लेते हैं, चलो इसको 21 कर लेते हैं, ठीक है। अब मेटल है कि नहीं मत सोचना, बस सॉल्व करो क्वेश्चन। पहला सवाल कहता है बेटा फाइंड, फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ, कहता है फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है बच्चा। बी कहता है बेटा if electron, if in the atom, if in the atom, है ना बेटा, E1 मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। और जो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ये मान लो 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। और जो थर्ड, बस बस इतना ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा कि चेक, चेक के सीरीज, के सीरीज एक्स रेज आर पॉसिबल और नॉट, है ना बेटा। ऑल्सो चेक, ऑल्सो चेक, ऑल्सो चेक फॉर, ऑल्सो चेक फॉर, ऑल्सो चेक फॉर एल सीरीज, है ना बेटा। एल सीरीज का भी चेक करो, ठीक है। सी कहता है बेटा फाइंड, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एल बीटा एक्सरे, एल बीटा एक्सरे का निकालो वेवलेंथ, है ना बेटा। इसके लिए चलो बी का वैल्यू, इसके लिए बी का वैल्यू चलो मान लेते हैं 3, या चलो इसको 23 कर लेते हैं, और बी का वैल्यू मान लिया 3, ठीक है। चलो करो, करो बच्चा। कुणाल गुप्ता बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोल।
सर मैंने ऐसा सुना था कि जैसे जो स्पेस है उसके अंदर जो होता है वो टाइम धीमे बीतता है, तो स्पेड अगर में, स्पेस में। टाइम धीमे बीतता है अर्थ पे हम्म कंपेरेटिवली, अगर हम स्पेस हम्म। के अंदर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो जो अपनी स्पेसशिप का टाइम है वो बहुत कम बीतेगा, पर उसके कंपेरेटिवली अर्थ का जो टाइम है अर्थ पे टाइम ज्यादा बीत जाएगा। तो जब हम जैसे बिल्कुल, हमने, क्योंकि क्योंकि अर्थ मूविंग है ना बेटा, ये सर, है ना? अर्थ ये तो सर, मूविंग है ना। बोलो। तो सर उसके बाद जैसे हमने 1 साल तक हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहे तो अपना हाँ, टाइम तो बहुत कम बीतेगा, पर अर्थ पे ज्यादा बीत जाएगा, तो फिर हम फ्यूचर में ही चले जाएंगे ना, क्योंकि फिर से अपनी एज बोलो। बड़ी। अगर हम सर 1 साल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहे स्पेस के अंदर हाँ हाँ तो हाँ अपना टाइम नेग्लिजिबल बीतेगा, हाँ हाँ हाँ। पर अर्थ के ऊपर जो टाइम होगा वो बहुत ज्यादा बीत जाएगा। अच्छा बेटा समझो, ट्रैवलिंग इन फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, समझे बात को। जैसे कि मान लो तुम्हारी उम्र आज 18 साल है ना बेटा। यस सर, आज तुम्हारी उम्र 18 साल है ना बेटा। यस सर, ठीक है ना? समझो, अगर आज तुम्हारी 18 साल उम्र है, ठीक है बच्चा, है ना? और अगर तुम उस समय की उम्र में चले गए जिस उम्र में, जिस समय तुम्हारी उम्र 40 साल हो अचानक, तो ये मतलब हुआ क्या, ट्रैवलिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर। बोलो है कि नहीं? यस सर, ठीक है ना? और अगर मैं कहूं कि आज तुम्हारी उम्र 18 साल है बेटा, अगर तुम अपने 14 साल की उम्र में चले जाओ तो ये क्या होगा? ट्रैवलिंग इन पास्ट, फिर से बोलता हूं, अगर तुम 18 साल में हो, है ना, ठीक है, और तुम 18 ही साल के रहो, तुम 18 ही साल के रहो, है ना बच्चा? यस सर, ठीक है ना? और बाकी सब क्या हो जाए, बोलो। तो उसके देखो, अब इमेजिन करो कि अगर तुम कहते हो कि तुम 18 साल के हो और अपने 14 साल के जाना चाहते हो, है ना बेटा? अब समझो बेटा, जब तुम लौट के आओगे, तुम्हारे लिए उम्र 100 बीत रहा है, तो तुम्हारी तो उम्र 40 से 18 से 19 ही होगी बेटा। यस सर, लोगों की उम्र 19 से 20 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? यस सर। है ना? ठीक है, तो क्या उल्टा ना हो गया, सोचो। नहीं? तो समझ में नहीं आ पाया, तो सर अपनी उम्र जब मैंने 1 साल ट्रेवल करा तो मेरी उम्र 18 है, हम्म तो वो 18 से 19 हुई, पर जो हम्म। अर्थ पे जो रहते हैं उनकी उम्र फिर 18 से मान लो 30 हो गई, हाँ, तो फिर हमने तो फ्यूचर ट्रेवल कर लिया ना सर, क्योंकि अपनी उम्र तो, कहाँ गया? तुम तो उतने साल के रह गए। हाँ सर हम उतने साल के रह गए, पर जो और लोग थे उनकी उम्र बढ़ गई ना, तो सर इसका हाँ, मतलब तो ये तो हुआ दुनिया कि के लिए, हमने तो, फ्यूचर तो, करा। दु, दु, तो दुनिया के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर गया ये, लेकिन तुम्हारे एंड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? अच्छा, अच्छा मेरे एंड से मैं वहीं पे, ट्रैवल तो तुम किए ना, हाँ ट्रैवल तो ये तुम किए। ये सर। हम्म। और सर फिर हम पास में कैसे जाएंगे, पास में कैसे जा सकते हैं? वही तो पॉइंट ना है, अभी सही जो तुमने कहा, है ना, यही मेथड लोगों को तरीका है, लेकिन टू वे टाइम ट्रेवलिंग नहीं है। अगर टू वे टाइम ट्रेवलिंग हो जाए तो टाइम मशीन बन जाएगी बेटा। अभी टू वे टाइम ट्रेवलिंग का जुगाड़ नहीं है ना हमारे पास। यस सर, हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। स्मृति बोलो बेटा। सर आपने जो बोला था कि वो एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एक एटम का होता है, हाँ बच्चा। तो सर उसमें अगर जैसे 2 एटम है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का सेम होगा? नहीं बेटा, ये तो बोर मॉडल में ना है बेटा, ये तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के है बोलोगे। नो सर, जैसे आपने एक क्वेश्चन कराया था कि रेडियस निकालने वाला और पोटेंशियल एनर्जी तो वाला, बेटा, हाँ बच्चा, तो वो में एक ही इलेक्ट्रॉन था ना उसमें, आपने दूसरा तो एक था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन लिया था। पॉजिट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो एक ही था ना बेटा। हाँ तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ना बोर मॉडल, हाँ, है कि नहीं? यस सर। हम्म। चलो बनाओ बनाओ।
चल देख बच्चा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो देख बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या कहोगे? फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा बच्चा, लैम्डा कट ऑफ का फॉर्मूला क्या था? HC बाई EB ना बेटा। तो HC हमारा क्या हो गया? 12,400। और जब बेटा EB को तुम भी जब वोल्ट में पुट करोगे तभी ना होगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो कितना हो जाएगा नीचे? 20,000। इसका मतलब 0.62 एंगस्ट्रम। बोलो बेटा, ये हो गया 0.62 एंगस्ट्रम। अब चलो बच्चा बी वाले पार्ट में आते हैं, है ना बेटा? तो देखो बेटा, कहता है इलेक्ट्रॉन जो है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में है बेटा, उसकी एनर्जी है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेकंड ऑर्बिट में है वह है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? लेकिन तुम बताओ, जो इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, तुम्हारे पास 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है बेटा, है ना? तो बताओ, क्या इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे बेटा? इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? नहीं ना बेटा, नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे पास 20 ही है और है यहाँ 40। नहीं निकाल सकते, है ना? लेकिन यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो, निकाल सकते हो ना बेटा? तो क्या कहोगे? कहोगे बेटा कि के ऑर्बिट वैकेंसी कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना बेटा? बोलो, के में तुम वैकेंसी नहीं बना पाओगे, है ना बेटा? इसलिए के सीरीज ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, है ना बेटा? के सीरीज का ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, है ना? ठीक है, अब क्या कहोगे बेटा? एल ऑर्बिट कैन बी वैकेटेड। बोलो बेटा, एन ऑर्बिट में वैकेंसी बन सकते हैं ना? बोलो, है कि नहीं? हेंस एल सीरीज एक्स-रेज, है ना बेटा, आर पॉसिबल, है ना बेटा? एल सीरीज एक्स-रे हमारा संभव है। ठीक है, तो सी पूछता है बताओ एल बीटा का क्या मतलब होगा? तो बताओ बेटा, एल बीटा का मतलब क्या हुआ? एल बीटा का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। बोलो बेटा, ये मतलब ना हुआ? ठीक है, तो क्या कहोगे बच्चा? रूट एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी, है ना बेटा? तो देखते बेटा, इसमें हमारा ए कितना हो गया? ए की निकाल लो वैल्यू। तो कहोगे ना बेटा, एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी। ये हो गया बेटा स्क्वायर, ये भी हो गया स्क्वायर, है ना बेटा? तो बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा सी बाई एफ। इसका मतलब सी बाई ए स्क्वायर जेड माइनस बी का स्क्वायर, है ना बेटा? तो ये कितना हो गया बच्चा? सी डिवाइडेड बाई ए कितना? ए स्क्वायर कितना? आर सी इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बोलो बेटा, ये ए स्क्वायर हो गया, है ना, इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। जेड था बेटा 23 और ये है 3, इसका मतलब ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो सी तो कट गया, सी कट गया ना बेटा? तो कितना होगा? 1/r की वैल्यू कितनी? 1/r की वैल्यू कितनी बच्चा? तो 911 एंगस्ट्रम इंटू ये कितना हो गया? बोलो, 1/4 माइनस 1/16, तो 4/16 माइनस 1/16, है ना बेटा? ऊपर 16 नीचे 3 और 1/400। ठीक है बच्चा? तो कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लो तो हो गया 100, और 3 से कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 304, 304 अप्रोक्स। तो 304 इंटू 4 कितना हो गया? 304 इंटू 4 1216, 1216 डिवाइड बाई 100 तो 12.16 एंगस्ट्रम अप्रोक्सीमेटली। बोलो बेटा, ठीक है ना?
बात समझ गए? सुमित पूछ रहा है आर वर्म होल्स रियल्स। अरे तुम लोग क्या कहां से कहां भटक गया टॉपिक में यार, है ना। बातें बेटा बहुत सारी है ना, ठीक है, लेकिन इतनी बात समझ लो ना, मुझे सब आता है ना तुम्हें सब जानने की जरूरत है। अलंकिता बोलो बेटा। सर अभी आपने वो जो के सीरीज ट्रांजिशन वाला बताया था ना, इसमें B1 आ रहा था। हाँ तो सर उसमें Z का बहुत हाई होना एक कंपलसरी कंडीशन है ना? जेड का बहुत हाई होना, हाँ जरूरी तो है बहुत हाई होना, क्योंकि तभी हमारा स्पीड बहुत ज्यादा हो पाएगा। भाई सही बात बोलती हो तुम। हाँ ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम के लिए तो है नहीं वो। नहीं, हाँ हाँ ठीक है हाइड्रोजन के लिए हम सिर्फ बोल सकते हैं क्या, डीलोकलाइज, मतलब मल्टीपल ठीक। पोजीशंस, लेकिन ये नहीं बोल सकते परफेक्टली कि एक स्फीयर जैसा बन जाएगा, अच्छा है ना ठीक बच्चा। है सर, ओके, थैंक यू सर। नोट कर ले बेटा। सयान बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये 20 स्कोर का रेड कैसे निकाला आपने? फिर से बोला बेटा। सर ये 20 स्कोर कहाँ से आया? जेड की वैल्यू 23, हाँ जेड 23 और बी की वैल्यू 3 क्वेश्चन में दिया था ना ये तो। ओके। चलो बच्चा आगे देखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कहता है बेटा, इन एन एक्सरे इफ wavelength if wavelength of k beta, wavelength of k beta from a metal of z equal to 41 is lambda, है ना बेटा, ठीक है। कहता है फाइंड wavelength of k gamma from a metal of z equal to 61, ठीक है बेटा। दोनों के लिए b की वैल्यू 1 पुट करनी है। चलो करो। करो बच्चा। समरीत हैंड रेज करो, समरीत हैंड रेज करो बच्चा। ये चैप्टर खत्म हो गया आज ही खत्म हो गया बच्चा, कल स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर। समरीत बोलो। ये सर आपने बोला ना हैंड रेस करने के लिए। हाँ बेटा, तुमने कुछ डाउट लिखा ना इसमें कि बी में डाउट तुमको है। हाँ सर, वो एक ये था कि उसमें से 18 आ रहा है और उसमें 40 दिया हुआ है क्वेश्चन, सर वो क्यों नहीं बेटा हो? समझ, देखो समझो बच्चा, जो एटम है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पहले से है बच्चा, है ना, यस उसके सर। पास जो इलेक्ट्रॉन है वहां से निकालने में कितना खर्च करना पड़ेगा, 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। बात समझे। और यस सेकंड से निकालने में क्या है, 18। 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, है ना। लेकिन में निकालेगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, अप्रोच कर रहा है वही ना। यस सर। तो अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन को तो हमने 20 किलो वोल्ट से एक्सीलरेट किया था बच्चा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है यस सर। है कि नहीं। यस सर, हो गया क्लियर अब तो। हाँ हाँ ठीक, हाँ बेटा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। न्यूक्लियर के बाद वही पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर के बाद इरर पढ़ा देंगे, या फिर एक कॉमन लेके क्लास तुम दोनों को पढ़ा देंगे, इरर पी स्टार पी स्टार को संडे मंडे को कभी। चिंता मत करो, कोई चीज छूटेगी नहीं तुम्हारी। एटलीस्ट इतना मुझे आता है, इतना मुझे आता है वो सब बना दूंगा। चलो अनुष्का को पूछना है, बोल बच्चा अनुष्का।
सर ये जो के सीरीज ट्रांजिशन हमने लिया था, अगर जो सर के सीरीज ट्रांजिशन का वो देखा था पूरा, अगर इसमें हाँ एटॉमिक नंबर हाई नहीं होगा तो वेलोसिटी हाई नहीं होगी, फिर जो आप बोल रहे थे कि हाइड्रोजन की मल्टीपल पोजीशन फिर भी आ सकती है, वो हाइड्रोजन कैसे आ में जाएंगी? भाई हाइड्रोजन में तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, बता। सर मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लाइक लिथियम या कुछ बेरिलियम वगैरह हो गया। हाइड्रोजन में तो एक ही ना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो ऐसे ही यस बात नहीं होगी। सर। हीलियम की बात करते हैं, चलो, है यस ना सर। बच्चा। हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 ही होता है ना, यस सर। है कि नहीं? एटॉमिक नंबर काफी कम है ना। हाँ। तो उसकी अगर अगर हम कहें कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, 2.16 × 2.16, 10⁻⁶। तो हीलियम में हो यस जाएगा सर। बेटा 4.32। 4। यस अगर, सर। है कि नहीं, इंटू 10 हाँ। पावर 6, तो अभी तो लाइट की स्पीड से लगभग 100 गुना कम है ना। यस सर। तो अभी हम डीलोकलाइज तो बोल सकते हैं, लेकिन पूरी क्या बोल सकते हैं उसको, हॉलो स्फीयर नहीं बोल पाएंगे। तो एग्जैक्टली सर बी इक्वल टू 1 तो उसके नहीं कह पाएंगे। ओके सर। सर उसको मतलब सिर्फ वो मूव करे, मतलब डीलोकलाइज होगा, मल्टीपल पोजीशंस नहीं होगी ना उसकी? बेटा एक से ज्यादा पोजीशन होने को ही बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। सर वो कैसे हो हाँ, जाएगा फिर? एक से ज्यादा पोजीशन मतलब एक साथ 2 पोजीशन। एक साथ 2 पोजीशन मतलब उसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा नहीं है। उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड के 100 गुना कम तो है। तो अगर उसको उसका एक फॉर्मूला है बेटा टाइम इंटरवल का, उसको इस्तेमाल करोगे अगर, तो उसके लिए टाइम अच्छा। तुम्हारे से मान लो तुम्हारे लिए बीतेगा 2 घंटे, है ना, यस सर। तो उसके लिए बीतेगा 1 घंटे 50 मिनट। ओके सर। हाँ, अच्छा फिर ऐसा भी अंतर हो आएगा। सकता है ऐसा, ठीक है। फिर भी हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चा। सौरभ की वैल्यू आ गई आंसर, बाकी बच्चे निकालो। ऋतुराज पूछ रहा है आपने आई बनाई है क्या? हाँ यार, अपने जमाने में तो बनाई थी, अपने जमाने में तो बनाई थी, पूरी बनाई थी। बाकी जब बच्चे पूछते हैं तो बनाते हैं। डाउट क्लास वगैरह में आते हैं बच्चे तो। देख बच्चा, मैं करता हूं, देखो देख बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, किसके लिए बेटा, 41 वाले के लिए, है ना, तो क्या लिखेगा बच्चा, लिखेगा F1 पहले वाले के लिए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, F1 हो गया हमारा ए कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट आर सी बोल बच्चा, कहां से कहां गया है ये, तो इसके था बेटा के बीटा का मतलब 3 7 में क्या हो जाएगा बेटा, 1 - 1/9 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 41 - 1, बोल बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब करो दूसरे के लिए, करो दूसरे के लिए, क्या कहोगे, √F2 बराबर स्क्वायर रूट RC इंटू 1 - 1/16, बोलो बेटा, के गामा मतलब 4 7, है ना बेटा, इंटू कितना हो जाएगा ये 61 - 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना बच्चा। अब चलो 1/2 कर लो, 1/2 कर लोगे बच्चा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F1/F2 इक्वल टू RC कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया, ये हो गया 8/9, और ये कितना हो जाएगा 16/15 इंटू हो जाएगा बच्चा 40/60, है ना, तो ये हो गया 2/3। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो F1/F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 128/225 इंटू 2/3, बोल बच्चा, होगा ना, ठीक है। इसका मतलब F1/F2 इक्वल टू λ2/λ1, इसका मतलब बेटा λ2 इक्वल टू 256/675 लैम्डा, ये आएगा बेटा, ठीक है।
और 2/3 का स्क्वायर होगा, सही बात 2/3 का स्क्वायर होगा बच्चा, तो ये 4/9 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 9 5 45 9 दूना 18 4 22 18 जो 20 2025। चल बच्चा होमवर्क है डिस्कस, बोलो बेटा होमवर्क में क्या दिया था मैंने? होमवर्क में क्या था बच्चा, बोलो बोलो। CDEF जो निकाला जाए, CDEF सीट निकालो मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की सीट निकाली जाए। चलो बच्चा देखा जाए, सेक्शन सी, सेक्शन सी देखो C2 तक कर चुके थे ना हम लोग, C2 पूछना है। अच्छा अनम्यूट कर दूं, C2 सर न्यूक्लियर फिजिक्स टेस्ट में आ रहा है कि नहीं सर? इवन सर न्यूक्लियर नहीं आ रहा है बच्चा, सर ये जो न्यूक्लियर नहीं आएगा। ये जो के हाँ। बीटा सर उसमें 1 3 से 2 ना आएगा सर? नहीं बच्चा, के 4 से 2। सीरीज में है, के सीरीज मतलब लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट। अच्छा चलो C1 देख बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर C1 कहता है बेटा two कि electron फोटो are इलेक्ट्रॉन्स liberated by ultraviolet light अल्ट्रावायलेट लाइट है ना, इसका wavelength मतलब लैम्डा दे दिया, 3000 angstrom. लैम्डा हो गया बच्चा 3000 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब क्या कहता है मेटालिक सरफेस जिसमें कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो देख बच्चा थ्रेशोल्ड हमारा हो गया बच्चा 4000 एंगस्ट्रॉम। कहता है डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, है ना बेटा। तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बोलो, E माइनस डब्ल्यू, है ना बेटा। अब देखो के मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा HC बाई लैम्डा और ये हो जाएगा HC बाई थ्रेशोल्ड, बोलो ठीक है। जब पुट कर लोगे बेटा तो ये तुम्हारी आएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो पहले तो क्या करो, इसी के मैक्सिमम को निकालो बच्चा जूल में एनर्जी, ठीक है। जब तुम जूल में निकाल लोगे बेटा, है ना, इसके बाद जूल में निकालने के बाद कहना क्या कि मोमेंटम जो होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, h बाई पी होगा ना, मोमेंटम आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देख बच्चा C2 हमारा कहता है बेटा दो वेवलेंथ है, दो आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसका मतलब बेटा इसका मास है मान के चलना है कांस्टेंट, हमें कहना है कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो देख बच्चा कहता है दो पार्टिकल हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, है ना बेटा, ये दोनों मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मान लो एक जा रहा है x में और एक जा रहा है y में, है ना। दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसका लैम्डा 1 इसका लैम्डा 2, इसका मतलब तो बेटा ये हुआ कि m1 v1 इक्वल टू h बाई लैम्डा 1 एंड m2 v2 इक्वल टू h बाई लैम्डा 2, बोलो बेटा, है ना। अब कहता है कि फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। देख बच्चा तो सेंटर ऑफ मास की निकालो वेलोसिटी, VCM इक्वल टू वेक्टर फॉर्म लिखोगे, क्या लिखोगे, m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना बेटा। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा
कि दोनों का मास बराबर है ना बेटा, बोलो बोलो, दोनों का मास बराबर था ना बेटा, बोल। तो दोनों का मास अगर बराबर हो जाएगा तो क्या कर दोगे, बोलो क्या हो जाएगा, ये V1 प्लस V2, सॉरी V1 I कैप प्लस V2 J कैप डिवाइड बाई 2, बोलो बेटा होगा। अब बेटा बोलो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा बेटा, V1 वेक्टर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा h बाई लैम्डा 1 इंटू m, बोलो बेटा मास से डिवाइड हो गया ये, माइनस ये हो गया बेटा आई कैप, ये आई कैप था ना, और ये देखो ये हो गया बच्चा, एक मिनट ये हो गया बच्चा हमारा V1 आई कैप माइनस ऑफ, ये हो गया बच्चा V1 आई कैप प्लस V2 J कैप डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये बन गया क्या हमारा, ये बन गया V1 बाई 2 आई कैप माइनस V2 बाई 2 J कैप ना बेटा, बोलो ठीक है। तो इसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू V1 विथ रेस्पेक्ट टू CM बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m V1 बाई 2 आई कैप माइनस m V2 बाई 2 J कैप, बोलो बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया, ये h बाई 2 लैम्डा 1 आई कैप माइनस h बाई 2 लैम्डा 2 J कैप, बोलो बच्चा होगा, ठीक है। तो फिर इसका बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m ऑफ V1 विथ रेस्पेक्ट टू CM, ये हो जाएगा बेटा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, या h बाई 2 बाहर निकाल लो, 1 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर, बोलो बच्चा ठीक है। तो फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 डैश बराबर h बाई m ऑफ V1 विथ रेस्पेक्ट टू CM, तो कितना हो जाएगा बच्चा, अब तो निकाल लोगे ना, यहाँ पुट करो सॉल्व, ठीक है। सर नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब क्या होता है? मतलब बेटा रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है मास एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब मास फंक्शन नहीं है वेलोसिटी का, ठीक है। मतलब रेस्ट मास जीरो लेना है कि मूविंग मास? नहीं बेटा नहीं बच्चा, देख रेस्ट मास और मूविंग मास का फॉर्मूला होता है ना, m नॉट बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। तो यस अगर सर। लाइट की वेलोसिटी c के मुकाबले में बहुत छोटी हो, है ना, तो हम यस मानते सर। हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है सर। मतलब m बराबर m नॉट। जी सर। आगे चलो बच्चा पूछो। सर D4 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 देख, ठीक है बच्चा D4 देख लिया जाए। D4 में कहता है बेटा फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर बताना है हमें, वो कौन सा टेम्परेचर, कहता है बेटा एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कितना दिया हुआ है सवाल में, वो 3/2 kT। तो एवरेज एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, है ना बेटा। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बेटा। इसका मतलब माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है बेटा, इसका मतलब 13.6 एनर्जी दे देंगे तो फ्री हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसका मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वजह से ही वो बंधा हुआ है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको बच्चा जूल में कन्वर्ट कर लो और टेम्परेचर T निकाल लो, ठीक है। के हमारा क्या है बताओ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक कहा। अब देखो इसमें सवाल क्या कहता है, इसमें कहता है बेटा ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू illuminates a metal surface, है ना बेटा, मेटल सरफेस पे गिरा एंड इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, और निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन। द फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इसका मतलब कितनी एनर्जी थी, तो बोलेंगे एच न्यू माइनस ई, सॉरी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, बोलो बेटा इतनी थी एनर्जी। वो क्या है, तो कहता है आर जस्ट एबल टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, है ना बेटा। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट को आयोनाइज कर सकता है, इसका मतलब ये एनर्जी 13.6 के बराबर है, बोलो बेटा, है ना। अब कहता है बेटा क्या देखो, अगर पूरे एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करो, है ना,
लेकिन फोटोन का फ्रीक्वेंसी 2 इस बार 5/6 न्यू। तो अब कितनी एनर्जी हो गई बेटा, h इंटू 5/6 न्यू, है ना। क्या होना चाहिए, अब कहता है बेटा कि उसको एक्साइट कर दिया, इतना एक्साइट कर दिया बेटा कि 1215 का निकल सकता है ना बेटा। तो 1215 क्या होता है, 2 से 1 ना बेटा, बोल लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन बोलो। इसका मतलब ये माइनस डब्ल्यू किया गया तो 1215 एंगस्ट्रॉम आया है। इसका मतलब हो गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है बेटा, आगे चलो। सर आयोनाइज का मतलब इन्फिनिटी पे भेजना। हाँ बेटा, आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, अप टू इनफाइनाइट ले जाना उसको। और पूछो। E6 E3 सर E3 E3 देखो बच्चा, E3 में E3 कहता है कि फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to excited state of helium plus ion। क्वांटम n बताना है बेटा। इफ ऑन ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट ions emit 2 photons in succession with wavelength इतना एंड इतना। देख बच्चा, कहता ये करा हमारा, बोलो मान लेते हैं हमारा nth ऑर्बिट है, तो n से बच्चा m आया और m से आया ग्राउंड स्टेट, है ना। तो कहता है देखो 108.35 है ना बेटा, ये कौन सी होगी, ये ज्यादा है ना वेवलेंथ, बड़ा वेवलेंथ ना इन दोनों में, बड़ा वेवलेंथ मतलब बेटा कम एनर्जी लेवल। तो यहां से यहां के लिए ये फर्स्ट हो गया, बोलो यस है ना सर। बेटा। और दूसरा 30.4 इन सक्सेशन का मतलब यही ना होता है, बोलो ठीक है। ठीक है बच्चा, अब लगा दो फॉर्मूला एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाई, इसको एंगस्ट्रम में कहोगे तो क्या कहोगे, 1/1085। बोलो बेटा 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा बराबर r जेड स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 बाई, कहां से कहां आया बेटा। अच्छा खाली n न पूछा हमसे, है इतना करने की झमेला नहीं है, सिंपल सवाल है एकदम। रुको रुको रुको, बोल बेटा इस फर्स्ट वाले का बेटा E1 निकाल सकते हो, डेल्टा E1। बोलो डेल्टा E1 क्या हो जाएगा, बोलो। तो कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 12,400 डिवाइड बाई 1085। बोलो बेटा, है ना, ठीक है। और मैं कहूं दूसरे वाले का डेल्टा E2 निकाल सकते हो, तो डेल्टा E2 हो जाएगा बेटा 12,400 डिवाइड बाई 304। बोल बेटा निकल गया दोनों। तो अब बताओ इस पूरे का अगर मैं डिफरेंस करना चाहूं, पूरा कितना होना चाहिए, तो कहेंगे पूरा होना चाहिए डेल E1 प्लस डेल E2, है ना बेटा, बोल। और ये क्या होना चाहिए, En माइनस E1, है ना। तो En माइनस E1 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई यस सर एन स्क्वायर अब हो माइनस जाएगा 1। अब कर अब हो लोगे, जाएगा निकाल सर लोगे। यस सर आगे चलो, यस सर। आगे बोलो बेटा। E6 E6 कहता है बेटा फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फॉर गोइंग प्रॉब्लम। पहले वाला प्रॉब्लम क्या है, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम emits photon of wavelength first line of Lemon series, what is the velocity of the atom acquired, velocity of atom। ठीक है, देखो बच्चा, अब कहता है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फॉरगोइंग प्रॉब्लम फाइंड हाउ मच इन परसेंटेज द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स डिफर फ्रॉम द एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम, है ना बच्चा। अब बताओ यूजुअली इस फोटोन का एनर्जी कितना होता है बच्चा, तो इसकी एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, बोलो है कि नहीं। अब जब रिक्वाइल हो रहा है, जब एटम पीछे भाग रहा है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना ले गया एनर्जी, हाफ mv²। बोलो बेटा ठीक है, और भी तुम निकाल चुके हो ना, बोलो ठीक है। इसका मतलब Yes, अब sir. जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी इतनी कम ना होगी बेटा, बोलो है ना। तो परसेंटेज डिफरेंस कितने का आया, तो कहेंगे इतने का ही डिफरेंस है, हाफ mv² का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 10.2 इंटू 100। ठीक है, Yes, sir. आगे बोलो।
इसमें बेटा F1 कोई F1 कहता है एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट ए हाइड्रोजन एटम मूव फॉर इनइलास्टिक बिटवीन another stationary hydrogen atom so that one of them emits a photon। तो बेटा फोटोन इमिट करने के लिए कम से कम तो सेकेंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा ना। सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी हमको कितना चाहिए? एनर्जी चाहिए बच्चा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन जब बराबर मास कोलिजन करता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है बेटा वो तो k/2 होता है, और k/2 होना चाहिए 10.2, तो k कितना देना पड़ेगा? 20.4। ठीक है, तो चलो बच्चा आगे का होमवर्क यही है तुम्हारा। आगे का होमवर्क यही है कि सेक्शन F कर लेना। सर एक बार सर ये डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? डेविसन गैमर एक्सपेरिमेंट F तो अभी दिया सर, G E और H। अच्छा F हो गया ना? सही बात। F तो हो गया ना बच्चा? तो मेरा भी दिखेगा ना? सेक्शन G कर लेना, सेक्शन G कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट से बता दूंगा जो बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट की, कुछ खास नहीं है, वो छोटी सी सर बात है। सर पार्ट 2 का A6 देख लो एक का बार। सॉल्यूशन दिखा दो। पार्ट 2 खुद से करो, पार्ट 2 खुद से करो। सर सर E6 A6 का देख लो ना सॉल्यूशन एक दिखा दो। बार। ड्राइविंग लाइसेंस मिले तो लाइसेंस मिलेगा क्या डायरेक्ट? सर E6 का सॉल्यूशन दिखा दो। भाई रेजो सर में E6 तो का सॉल्यूशन। यस सर E6। सर आपने क्या करा है वो दिखाओ। E6 यस सर। A6 सर। ये A6 यस सर। नो सर E6 तो सर E6 देखो है ना सामने, यही ना? यस यस सर। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A6 भी देख लो सर एक बार। ठीक, यस सर A6 1 पार्ट 2 देखो, इसमें कहता है बेटा एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गेट वर्टिकली अबव द कैथोड प्लेट, है ना? सैचुरेशन करंट रिकॉर्ड हो चुका है, सैचुरेशन करंट आ चुका है, इसका मतलब और करंट बढ़ेगा क्या? बोलो, नहीं बढ़ेगा ना बेटा? नहीं तो अब तुम बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे तो करंट को फर्क नहीं पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें होगा। ठीक ठीक सर। चलो बच्चा बाय। हाय सर। सर होमवर्क लेकिन सेक्शन जी दिया मैंने होमवर्क, हाय सर। तो देख सेक्शन जी बेटा कर लेना। सुनो बच्चों, सेक्शन जी पक्का कर लेना, आज के आज कर लेना। ओके आज अगर कर लोगे, आज ही पढ़े हो एक्सरे, आज ही Yes, पढ़े हो, sir. आज ही करोगे तो ज्यादा बनेंगे सवाल, कॉन्फिडेंस गेन होगा तुम्हारा इससे। ठीक है, ओके चलो बाय बच्चा। हाय सर। हाय सर। बाय सर।